गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम लोगों का जो चैप्टर जर्नल का चल रहा है उसी को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो देखो हम लोगों ने इलिस्ट्रेशन 23 तक किए थे। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस और कर रहे हैं। तो देखो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है इलिस्ट्रेशन नंबर 24, इसमें कहा गया कि जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजिशन। आपके सामने जो ट्रांजिशंस दी गई है उन ट्रांजिशंस के लिए हमें जर्नल एंट्री पास करनी है। जर्नल date particular laser folio amount debit and amount credit date particulars laser folio amount debit अमाउंट क्रेडिट। देखो इसमें फर्स्ट कंडीशंस दिया गया है कि सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹60,000 टू दिनेश अगेंस्ट ए चेक। हमने दिनेश को 60,000 रुपीज की गुड्स सेल आउट की है अगेंस्ट ए चेक। चेक का मतलब है बैंक के थ्रू, ठीक है। अब ये कहते हैं एट ए प्रॉफिट ऑफ 40% ऑन कॉस्ट। अब आप देखो कि इसमें कंडीशन क्या है कि जो गुड्स है उसकी कॉस्ट तो थी 60,000, हमने 60 में खरीदा था, लेकिन जब हमने दिनेश को सेल आउट किया तो 40% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, तो कॉस्ट 60 है, 60 का 40% 24,000। इट मींस कितने प्रोडक्ट सेल आउट किया 84 में, लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट। तो इसके ऊपर 20% 16,800 का क्या हो गया, ट्रेड डिस्काउंट हो गया। तो 16,800 को अगर माइनस करोगे तो इसका मतलब आपने वो गुड्स दिनेश को कितने में सेल आउट की है 67,200, ठीक। इसके बाद आगे भी पॉइंट कहता है कि पेड कैरीज ₹500 नॉट टू बी चार्ज फ्रॉम द कस्टमर। देखो पहले तो आप इतने पॉइंट को क्लियर करो, फिर उसके बाद हम कैरीज की बात करते हैं। आपने 60,000 की गुड्स दिनेश को 24,000 रुपीज प्रॉफिट पे सेल आउट की 84 में, जिसमें आपने 20% यानी कि 16,800 का क्या प्रोवाइड कर दिया, डिस्काउंट प्रोवाइड कर दिया। अब मैंने आपको बताया था कि गुड्स को सेल आउट करते हैं जनरली प्रॉफिट पर्पस के लिए ही सेल आउट करते हैं, तो सेल करते समय प्रॉफिट को भी नहीं दिखाते, ट्रेड डिस्काउंट को भी नहीं दिखाते। सिंपली आपने 67,200 में गुड्स दिनेश को सेल आउट की है और वो भी चेक के थ्रू। तो अगर हम यहां तक बात करें तो गुड्स और बैंक पर इफेक्ट पड़ रहा है। अच्छा वो चेक बैंक में डिपॉजिट किया या नहीं किया, तो देखो यहां पर तो कहीं नहीं कह रखे कि चेक को इमीडिएटली बैंक में डिपॉजिट करवाया। तो मैंने आपको बताया था जब किसी पार्टी से चेक मिलता है तो उसको अगर बैंक में डिपॉजिट ना कराए तो चेक इन हैंड के नाम से डेबिट करते हैं। लेकिन आपको फर्दर ट्रांजेक्शन देखने हैं कि आगे की ट्रांजेक्शन में क्या इस वाले चेक के अगेंस्ट आपको कुछ कहा गया है कि इस चेक को आपने बैंक में जमा करवाया या नहीं करवाया। तो अगर आप आगे के जो 3 ट्रांजेक्शन और दिए गए हैं उनको चेक करो तो इस चेक के बारे में कुछ नहीं कह रखा। तो हमें ये मानना है कि ये चेक आपने इमीडिएटली बैंक में डिपॉजिट करवा दिया, मैंने आपको समझाया था। तो देखो इसमें ना आपको प्रॉफिट को कहीं दिखाना, ना आपको ट्रेड डिस्काउंट को दिखाना, केवल प्राइसेस में इसको ऐड या लेस करेंगे और हम ये कहेंगे कि हमने दिनेश को 67,200 की गुड्स सेल आउट करी चेक के थ्रू। किस किस पे इफेक्ट पड़ेगा, बैंक और गुड्स पे। बैंक में पैसा आ रहा है, बैंक कीजिए रिसीवर डेबिट, गुड्स हम बेच रहे, बेचने के लिए सेल, सेल को करेंगे क्रेडिट। यहां तक तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल, लेकिन इसके बाद आता है कि 500 रुपीज हमने कैरीज के पे की नॉट टू बी चार्ज फ्रॉम कस्टमर। देखो बेटा इतना सामान हमने दिनेश को सेल आउट किया, अब बात आती थी कि गुड्स को कस्टमर के घर तक पहुंचाना। कस्टमर के घर तक पहुंचाने के लिए आपने एक रिक्शा, आपने एक ऑटो, टेम्पू, वटेवर जिस भी मीडियम के थ्रू आपने वो गुड्स कस्टमर के घर पे पहुंचवाई, डिलीवरी कस्टमर के घर तक दी। अब क्या कई बार क्या होता है कि जो डिलीवरी चार्जेज होते हैं जैसे गाड़ी भाड़ा जो भी बनता है, कई बार तो वो गाड़ी भाड़ा कस्टमर को पे करना होता है और कई बार हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। कई बार जैसे आप लोगों ने देखा होगा पिज्जा बॉयज होते हैं वो होम डिलीवरी देते हैं जिसके लिए वो हमसे कोई चार्जेस नहीं लेते, जबकि कुछ केसेस में कुछ डिलीवरी एजेंसीज ऐसी होती है जो पैसे लेती है कस्टमर से।
तो कुछ केस में तो क्या होता है, डिलीवरी चार्जेस आर टू बी बोर्न बाय द कस्टमर एंड इन सम केसेस डिलीवरी चार्जेस आर टू बी बोर्न बाय द बिजनेस। तो इसमें कहता है कि हमने 500 कैरीज दिए लेकिन हम कस्टमर से नहीं लेंगे, इसका मतलब वो कैरीज का खर्चा हमारी खुद की फर्म का है जिसके लिए हम एंट्री करेंगे। कैरीज हमारा खर्चा है, एंट्री करोगे कैरीज खर्चे को क्या करोगे, डेबिट, कैरीज अकाउंट डेबिट टू कैश। यहां पे नहीं कह रहा कि कैरीज चेक से दिए है तो ये कैश में मानेंगे। तो देखो यहां तक 67,000 की गुड्स परचेज की, बैंक गुड सेल की, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल, इसमें दो एंट्री बनेगी। तो फर्स्ट एंट्री का ए पार्ट, फर्स्ट पार्ट तो क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। बेटा कितने की गुड्स सेल आउट की गई है, 67,200 गुड्स सोल्ड एट 40% प्रॉफिट एंड 20% ट्रेड डिस्काउंट। ठीक, उसके बाद जो 500 कैरीज हमने पे किया वो पैसा हमें कस्टमर से नहीं लेना, इसका मतलब दैट इज ए एक्सपेंस ऑफ बिजनेस। तो उसके लिए हम सेकंड एंट्री क्या करेंगे, कैरीज एक एक्सपेंस है डेबिट, कैरीज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैरीज का एक्सपेंस कितने का है, 500, बिजनेस का खर्चा है, बिजनेस ने ही पे किया, कैरीज अकाउंट डेबिट टू कैश, यहां पे लिख देंगे कैरीज एक्सपेंस पेड, कैरीज के जो खर्चे थे उनकी हमने पेमेंट कर दी। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कह रहे हैं सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹45,000 टू मनोज। हमने 45,000 रुपीज की गुड्स मनोज को सेल आउट की एट ए प्रॉफिट ऑफ 33 ऑन कॉस्ट। कॉस्ट का 33 1/3% का मतलब होता है 1/3, या फिर आप लिख सकते हो 33 1/3 को अगर कन्वर्ट करते हैं तो 100/3 और परसेंटेज के लिए नीचे 100 लगेगा। ठीक है, ये प्रॉफिट हो गया। कितना बना, तो आप 45,000 को 3 से डिवाइड करोगे, 15,000 का उस पे प्रॉफिट हो गया, यानी कि आपने वो गुड्स 60 में सेल आउट की। ट्रेड ऑन कॉस्ट लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट, उस पे 20% का ट्रेड डिस्काउंट माइनस होगा, यानी कि आपने 48 में गुड सेल आउट की। ठीक है, अब ये कह रहे पेड कैरीज 400 टू बी चार्ज फ्रॉम कस्टमर, इसकी बात बाद में करेंगे। तो देखो सबसे पहले आपने 45 की गुड्स 15,000 प्रॉफिट और 12,000 के ट्रेड डिस्काउंट पे सेल आउट की है। तो आपको पता है ना तो प्रॉफिट की कहीं एंट्री होती ना ट्रेड डिस्काउंट, केवल प्राइजेस में एडजस्ट होता है। प्रॉफिट तो हो जाएगा प्लस और ट्रेड डिस्काउंट हो जाएगा माइनस, यानी कि एक तरीके से आपने 48,000 की गुड्स सेल आउट की, कैश में सेल करी या क्रेडिट। तो देखो इसमें कहा गया है सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹45,000 टू मनोज, पार्टी का नाम है, कैश बैंक कहीं नहीं है, इसका मतलब उधार में गुड्स सेल आउट की। अब अगर आप मनोज को 48,000 रुपीज का सामान उधार में बेच रहे हो तो उसकी एंट्री क्या होगी, मनोज और गुड्स पे इफेक्ट पड़ेगा। मनोज एक रिसीवर है, डेबिट टू सेल, यहां पर तो एंट्री बनेगी मनोज टू सेल। ठीक, अब इसके बाद आगे जो पॉइंट दिया गया है उसको ध्यान से समझो। ये कह रहा है कि पेड ₹400 एज कैरीज टू बी चार्ज फ्रॉम कस्टमर। भाई जैसे हमारी दुकान से सामान कस्टमर के घर पे पहुंचाना है, कस्टमर सामान पसंद कर गया, उसने कहा जी घर पे सामान पहुंचा देना, हमने कहा ठीक है। अब हमने उसके लिए गाड़ी भाड़ा दिया 400 रुपीज, लेकिन ये पैसा हम मनोज से चार्ज करेंगे, हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। उसने कहा घर पहुंचा देना ठीक है, लेकिन उसके लिए जो किराया बनेगा दैट इज टू बी पेड बाय मनोज, वो मनोज को सेंड करना है। अब आप ये देखो कि ये कह रहे हैं पेड ₹400 फॉर कैरीज, पेमेंट हमने की है, लेकिन ये खर्चा पे किसको करना है, मनोज को पे करना है। तो क्या ये हमारा खर्चा है, नहीं ना। एक सिंपल सी बात है, आज मान लो मेरे पास एक वर्कर, आपके पास एक वर्कर काम करता है, उसको एक महीने की 5,000 रुपए की सैलरी देनी है, आपके पास पैसा नहीं है। आप मुझे फोन करते हो, भाई साहब मैं एक बंदे को भेज रहा हूं, उसको आप प्लीज 5,000 रुपए सैलरी के दे देना, मैं आपको बाद में कर दे दूंगा। ठीक है भाई भेज दो। मैंने उस वर्कर को 5,000 रुपए दिए,
वर्कर के लिए सैलरी, लेकिन क्या वो सैलरी मेरे लिए है? नहीं, मैं तो ये मानूंगा कि मैंने ये पैसा आपको दिया, मैंने सैलरी नहीं दी, मैंने तो आपके बिहाफ पर पेमेंट की है, तो मैं ये पैसा ये मानूंगा कि मैंने आपको दिया है। तो उसी प्रकार ये कैरिज का खर्चा किसका है? मनोज का। पे हमने किया है तो हम तो ये मानेंगे कि हमने ये पैसा किसको दिया है? मनोज को। तो हम लोग मनोज से पैसा मांगेंगे। मनोज हमारा क्या बन जाएगा? डेटर, जिसको करेंगे डेबिट। कैश हमारे पास से जा रहा है, क्या करेंगे? क्रेडिट। तो उसके लिए एंट्री करेंगे मनोज टू कैश। यहां तो गई 67,200 से एंट्री, सॉरी 48,000 से एंट्री, और ये एंट्री हो गई 400। दोनों का अगर मिला दें तो मनोज से टोटल पैसा कितना लेना है? 48,400। टू सेल 48,000, टू कैश 400। तो यहां पे हमारी सेकंड एंट्री बनेगी मनोज डेबिट टू सेल्स अकाउंट और टू कैश अकाउंट। मनोज से कितने पैसे लेने हैं? 48,400। 48,000 तो सेल के और 400 कैश के। गुड सोल्ड टू मनोज एट 33.13% प्रॉफिट एंड 20% trade discount. Also paid carries on behalf of Manoj. On behalf of Manoj. भाई मनोज के बिहाफ पर आपने कैरीज की भी पेमेंट की है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कह रहे हैं पेड बाय चेक ₹6,000 एज ए इंश्योरेंस प्रीमियम। पेड ₹6,000 बाय चेक, चेक से पेमेंट की, यानी कि बैंक के थ्रू पेमेंट की है फॉर इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर ए पीरियड ऑफ 12 मंथ। देखो हमने 6,000 रुपए का इंश्योरेंस प्रीमियम चेक से पे किया है 12 महीने के लिए, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 जुलाई। और ये इंश्योरेंस हमने कब से करवाया है? 1 जुलाई 2017 से। ठीक है, तो इसका मतलब इस इंश्योरेंस की वैलिडिटी कब खत्म होगी? बेटा ये 12 मंथ के लिए, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। इसका मतलब ये इंश्योरेंस किस डेट को जाकर खत्म होगा? 30 जून को जाकर खत्म होगा, 30 जून को। ठीक है, लेकिन ये कह रहा है कि फाइनेंशियल ईयर क्लोज ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। लेकिन जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है वो हर साल 31 मार्च को क्लोज होता है। अब आप देखो कि ये वाला फाइनेंशियल ईयर कब क्लोज होगा? भाई इसको क्लोज होने की डेट होगी 31 मार्च 2018, और इंश्योरेंस आपने कब तक का करवा दिया? 30 जून 2018 तक का। इसका मतलब 1 जुलाई 2017 से लेके 31 मार्च 2018, ये टाइम पीरियड तो बिलोंग करता है करंट ईयर से, और 1 अप्रैल 2018 से 30 जून 2018 यानी कि 3 मंथ ये बिलोंग करते हैं नेक्स्ट ईयर से। तो आपने ये जो 6,000 का इंश्योरेंस प्रीमियम दिया, इसमें से 9 मंथ का खर्चा तो है करंट ईयर का, और 3 मंथ का एक्सपेंस है नेक्स्ट ईयर का। तो आपको पता है कि नेक्स्ट ईयर का एक्सपेंस अगर हम प्रेजेंट में पे करते हैं, करंट ईयर में पे करते हैं, तो उसको हम कहते हैं प्रीपेड एक्सपेंस। यानी कि नेक्स्ट ईयर का एक्सपेंस अगर करंट ईयर में पे किया जाए तो उसको प्रीपेड एक्सपेंस कहते हैं। आप ये देखोगे कि आपने 12 मंथ के लिए इंश्योरेंस चार्ज दिए 6,000, तो 1 मंथ का चार्ज कितना बनेगा? 500 रुपीज बनेगा। अब आप देखो कि 9 मंथ तो करंट ईयर से बिलोंग करते हैं। भाई 1 जुलाई को इंश्योरेंस करवाया, अकाउंट क्लोज होता है 31 मार्च, तो 9 मंथ होते हैं। तो 9 मंथ तो है करंट ईयर के, और 3 मंथ है नेक्स्ट ईयर के। अब आपने 4500 रुपीज का खर्चा तो करंट ईयर का पे किया है, और 1500 रुपीज का खर्चा नेक्स्ट ईयर का पे किया है। नेक्स्ट ईयर का जो खर्चा है उसको कहेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस, जो करंट ईयर का खर्चा है वो केवल है इंश्योरेंस एक्सपेंस। तो देखो इस 4500 के लिए तो एंट्री हो जाएगी इंश्योरेंस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक, और जो 1500 नेक्स्ट ईयर से बिलोंग करता है उसके लिए एंट्री होगी प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है,
तो यहां पे हमारी थर्ड एंट्री होगी, देखो 9 मंथ का खर्चा करंट ईयर का है, उसके लिए तो एंट्री करो इंश्योरेंस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। 3 मंथ का एक्सपेंस नेक्स्ट ईयर से बिलोंग करता है, तो उसके लिए एंट्री होगी प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। टोटल 9 मंथ का खर्चा बनता है 4500, 3 मंथ का बनता है 1500 और टोटल पेमेंट कितनी है 6000। यहां पे लिख देंगे इंश्योरेंस प्रीमियम पेड इन विच 3 months expense belongs to next year, जिसमें 3 मंथ का जो खर्चा है वो नेक्स्ट ईयर से बिलोंग करता है। ठीक, उसके बाद अगला पॉइंट आता है, नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि स्पेंड ₹300 फॉर रिफ्रेशमेंट ऑफ ए कस्टमर। देखो बेटा, रिफ्रेशमेंट ऑफ ए कस्टमर का मतलब क्या होता है? कई बार जैसे आपकी शॉप के ऊपर एक कस्टमर आया, नॉर्मली हर एक दुकानदार कस्टमर से पूछ लेता है कि जी चाय लोगे, ठंडा लोगे, क्या लोगे, ठंडा गरम क्या लोगे। ठीक है, मान लो कस्टमर भी आपका हमारे जैसा कोई बंदा हो, कहते जी कोल्ड ड्रिंक मंगवा दो। ठीक, अब कस्टमर के लिए दुकानदार ने कोल्ड ड्रिंक मंगवा ली है, कुछ नाश्ता वगैरह मंगवा लिया, तो उसको कहते हैं रिफ्रेशमेंट। अच्छा, क्या होता है कि जैसे कस्टमर के रिफ्रेशमेंट पे खर्चा किया गया, खर्चे को करोगे डेबिट और कैश आपके पास से जा रहा है, कैश को करोगे क्रेडिट। इसको आप रिफ्रेशमेंट एक्सपेंस के नाम से डेबिट कर सकते हो। लेकिन देखो, कुछ चीजें ऐसी होती है जिनको पर्टिकुलर नाम नहीं दिया जाता। ठीक है, जैसे भाई मान लो आपकी दुकान के बाहर कोई गंदगी है, आपने झाड़ू लगवा दी, उसके लिए बंदे को 10 रुपए पे कर दिए, तो उसके लिए आप क्लीनिंग एक्सपेंस का अकाउंट नहीं बनाते, रद्दी का अकाउंट नहीं बनाते। उसी प्रकार नॉर्मली जैसे कस्टमर के लिए चाय पानी वगैरह पूछी जाती है, तो उसका अकाउंट नहीं मेंटेन करते, उन सबको एक पर्टिकुलर नाम दे दिया जाता है, सन्ड्री एक्सपेंस या मिसलेनियस एक्सपेंस। मैंने आपको पहले भी समझाया था कि कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जिनको एक पर्टिकुलर नाम देना सही नहीं लगता, उन सबको किस में डाल देते हैं, सन्ड्री एक्सपेंस में। तो यहां पे अगर आप रिफ्रेशमेंट एक्सपेंस लिख दोगे कोई गलत नहीं करेगा, लेकिन बेटर ये आप सन्ड्री एक्सपेंस के नाम से दिखाओ। तो यहां पे आप एंट्री करेंगे सन्ड्री एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सन्ड्री एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 300 spent on रिफ्रेशमेंट ऑफ कस्टमर। भाई कस्टमर के रिफ्रेशमेंट के ऊपर आपने खर्चा किया। क्लियर बेटा? ठीक, तो ये आपका इलिस्ट्रेशन नंबर 24 है। देखो बेटा, अब काफी हद तक आपके जितनी भी एंट्रीज थी वो आ चुकी है, लेकिन चलो एक दो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें एक दो नई एंट्रीज आएंगी, तो एक बार और क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस कर लेते, सारे कर लेंगे। तो देखो, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं, इलिस्ट्रेशन नंबर 25। इलिस्ट्रेशन 25 में ये कह रहा है, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन बुक्स ऑफ गणेश एंड कंपनी। अगर कोई ट्रांजेक्शन रिपीटेड होंगे तो उन ट्रांजेक्शन को मैं स्किप कर दूंगा, करवाने की जरूरत नहीं, ओरली समझा दूंगा। जो नए ट्रांजेक्शन है उनको समझाते हैं। देखो बेटा, 25 में कह रहे हैं कि जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन बुक्स ऑफ गणेश एंड कंपनी। गणेश एंड कंपनी की बुक्स में ट्रांजेक्शन के लिए जर्नल एंट्री पास करनी है। 2017 ईयर आपने एक बार लिख दिया, फर्स्ट ट्रांजेक्शन है 5 मार्च को। देखो 5 मार्च को ये कह रहा है कि परचेज फर्नीचर वर्थ ₹20,000 एंड टूल्स। टूल्स बोलते हो औजारों को, जैसे कुछ बिजनेस होते हैं जिसमें हथौड़े, पेचकस, पलास, इस प्रकार के इक्विपमेंट यूज किए जाते हैं, तो उनको टूल्स बोलते हैं। तो देखो ये कह रहा है कि 20,000 का फर्नीचर और 5,000 की टूल्स खरीदे, दोनों की दोनों एसेट्स है, आ रही है डेबिट, कैश जा रहा है, क्या करोगे, क्रेडिट। तो फर्स्ट एंट्री बनेगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट, टूल्स
अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। फर्नीचर हमने कितने का परचेज किया है? 20,000। टूल्स 5,000 और टोटल पेमेंट 25,000। फर्नीचर एंड टूल्स परचेज। इसके बाद 10th ऑफ मार्च को नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है, ओपन ए बैंक अकाउंट विद देना बैंक ₹5,000। देना बैंक जैसे एसबीआई बैंक, पीएनबी बैंक होता है, वैसे देना बैंक एक बैंक का नाम है। तो ये कह रहा है कि देना बैंक में 5,000 से अकाउंट खोला। बेटा अब नरेशन लिख लेना, नरेशन के लिए बार बार टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। देखो 10th ऑफ मार्च को ये कहता है कि देना बैंक में अकाउंट ओपन किया, इसका मतलब एक तरीके से बैंक में पैसा डिपॉजिट कराया। बैंक एक रिसीवर है, डेबिट, कैश आपके पास से जा रहा है, क्रेडिट। तो 10th ऑफ मार्च को एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना पैसा डिपॉजिट करवाया गया है? 5,000। ओपन ए बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट ओपन किया गया। इसके बाद 12th ऑफ मार्च, देखो 12th ऑफ मार्च को ट्रांजेक्शन दिया गया बैंक्ड ₹1 लाख। हालांकि ब्रैकेट में बैंक्ड वर्ड को क्लियर किया हुआ है, ध्यान से समझना। आगे जाकर हम एक चैप्टर भी करेंगे कैश बुक का, जिसमें बार बार ये पॉइंट आएंगे। एक वर्ड होता है बैंक्ड। बैंक्ड का मतलब होता है कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, और एक वर्ड होता है कैश्ड। कैश का मतलब होता है बैंक से पैसा निकालना। तो इसने कहा है कि बैंक्ड ₹1 लाख, 1 लाख रुपए बैंक में डिपॉजिट करवाए गए। इसका मतलब बैंक और कैश पे इफेक्ट पड़ेगा। तो 12 को सीधी सी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, करके देख लेना। और कॉन्ट्रा एंट्री है, इसलिए सी के साइन से नोटेट करेंगे। ठीक है बेटा, जो एंट्री रिपीटेड है वो नहीं करवा रहा, वो समझदार हो आप लोग। 16th ऑफ मार्च को नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है, विड्रॉवल फ्रॉम बैंक बाय गणेश फॉर पर्सनल यूज ₹10,000। गणेश जो कि बिजनेस का ओनर है, उसने अपने पर्सनल यूज के लिए बैंक से 10,000 रुपीज विड्रॉ किए। आप लोगों को मैंने बताया हुआ है कि if any amount is withdrawn by the owner for his personal use, it will be called drawing। ड्रॉइंग को करेंगे डेबिट, और पैसा बैंक से निकाला जा रहा है तो बैंक को करेंगे क्रेडिट। 16th ऑफ मार्च को हमारी एंट्री बनेगी ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक। ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बैंक से कितना पैसा निकाला गया है? 10,000। विड्रॉवन फ्रॉम बैंक। इसके बाद अगला पॉइंट कह रहे हैं विड्रॉवन फ्रॉम बैंक। भाई बैंक से पैसा निकाला गया, लेकिन क्या इस पॉइंट में कहीं पर भी ये कह रहा है कि फॉर पर्सनल यूज? केवल सिंपली कहा गया कि विड्रॉवन फ्रॉम बैंक, बैंक से पैसा निकाला गया। भाई जैसे हमें ऑफिस में पैसे की रिक्वायरमेंट है, बिजली का बिल देना है, वर्कर को सैलरी देना है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, कई अदर प्रकार के एक्सपेंस होते हैं। पैसे की रिक्वायरमेंट है, क्लर्क को बोला बैंक से पैसे निकला लो। तो बैंक से अगर पैसा निकाला जा रहा है तो बैंक और कैश पे इफेक्ट पड़ेगा। कैश हमारे पास आ रहा है, क्या करोगे? डेबिट। बैंक से निकाला जा रहा है, बैंक को कर दोगे क्रेडिट। तो यहां पे हमारी एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बैंक से कितना पैसा निकाला जा रहा है? 40,000। विड्रॉवन फ्रॉम बैंक। ठीक। नेक्स्ट 22nd ऑफ मार्च को ये कह रहे हैं बोट शेयर्स इन कोलगेट लिमिटेड। कोलगेट लिमिटेड एक कंपनी का नाम है। देखो नया ट्रांजेक्शन है, ध्यान से समझो। ये कह रहे हैं बोट शेयर्स इन कोलगेट लिमिटेड फॉर ₹50,000। ब्रोकरेज पेड 2%। 2% 50,000 का 2% होता है 1,000 एंड ऑल द पेमेंट इज मेड बाय चेक। देखो ये कह रहे हैं कि हमने कोलगेट लिमिटेड के 50,000 रुपए के शेयर्स खरीदे। भाई जैसे कई बार हमारा बिजनेस है किसी प्रोडक्ट को खरीदना और बेचना, लेकिन अगर हम किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स खरीद रहे हैं, इसका मतलब होता है उस कंपनी में पैसा लगा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। और वो इन्वेस्टमेंट हमारे लिए एज ए फिक्स एसेट्स काम करता है। अब अगर आपने 50,000 के इन्वेस्टमेंट खरीदे, शेयर्स खरीदने का मतलब पैसा इन्वेस्ट करना, उसे हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। 50,000 के इन्वेस्टमेंट खरीदे, फिक्स एसेट्स है, उस पे अगर ब्रोकरेज देंगे, ब्रोकरेज नहीं, जैसे जो मीडिएटर होते हैं उनको जो कमीशन दिया जाता है दैट इज कॉल्ड ब्रोकरेज। वो ब्रोकरेज
इसकी कॉस्ट में ऐड होगा क्योंकि ये फिक्स एसेट्स है। तो ये इन्वेस्टमेंट हमारे लिए कितने का पड़ जाएगा? 51,000 रुपीज का इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। ये इन्वेस्टमेंट हमारे लिए कितने का हो जाएगा? 51,000 का। किस किस पर इफेक्ट पड़ेगा? इन्वेस्टमेंट और बैंक पे इफेक्ट पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट तो हमारे पास आ रहा है डेबिट, बैंक के थ्रू पैसा जा रहा है, बैंक इज ए गिवर, बैंक को क्या करेंगे? क्रेडिट। तो यहां पे आप लोग एंट्री करेंगे इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड ब्रोकरेज पेड at the rate of 2% ब्रोकरेज पे की। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कह रहे हैं परचेज पोस्टेज। कल भी मैंने बताया था जैसे पोस्ट ऑफिस में जाकर पोस्ट कार्ड, एनवलप, पोस्टेज खरीदे जाते हैं तो उनको पोस्टेज एक्सपेंस के नाम से दिखाते हैं। पोस्टेज हमारे लिए खर्चा है डेबिट, कैश जा रहा है क्रेडिट, सीधी एंट्री बनेगी पोस्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कर लेंगे। नेक्स्ट देखो नेक्स्ट 25 ऑफ मार्च को नेक्स्ट ट्रांजिशंस आपको दिया गया है। ऑफ मार्च को नेक्स्ट ट्रांजिशन कह रहे हैं पेड टू अशोक आउट ऑफ बिजनेस फंड फॉर द रिपेयर ऑफ गणेश रेजिडेंशियल हाउस ₹4,000। देखो गणेश के घर की रिपेयर के लिए हमने 4,000 रुपीज अशोक को पे किए। पहले तो बताओ अशोक और गणेश कौन है? भाई सीधी सी बात ऊपर दिया हुआ था रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन बुक्स ऑफ गणेश। तो गणेश तो क्या है? बिजनेस का ओनर। अशोक कौन है? रिपेयर करने वाला, जिसने रिपेयर की। अब आप ये देखो इस ट्रांजेक्शन में कह रहा है कि भाई हमने गणेश के घर की रिपेयर करवाई जिसके लिए अशोक नाम का जो भी मिस्त्री था उसको 4,000 रुपीज पे किए गए बिजनेस में से। अब मुझे बताओ इज इट ए एक्सपेंस ऑफ बिजनेस? क्या ये बिजनेस का खर्चा है? नहीं। आप अशोक को पैसा दे रहे हो तो क्या बाद में अशोक से पैसा ले सकोगे? नहीं। क्लियर है कि दिस इज द पर्सनल एक्सपेंस ऑफ द ओनर। भाई ये ओनर का पर्सनल एक्सपेंस है। ओनर के घर की रिपेयर करवाई जा रही है तो इट इज ए पर्सनल एक्सपेंस ऑफ ओनर। और ओनर के किसी भी पर्सनल एक्सपेंस की पेमेंट अगर बिजनेस फंड में से की जाए तो इट विल बी कॉल्ड ड्रॉइंग। भाई मैटर नहीं करता आपने रिपेयर करवाई, गणेश के घर के लिए कोई चीज खरीदी, आपको मैटर नहीं है, आपके बिजनेस में से कैश जा रहा है और किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से किया गया कोई भी एक्सपेंस क्या कहलाएगा? ड्रॉइंग। ड्रॉइंग को करोगे डेबिट। कैश आपके पास से जा रहा है, कैश को करोगे क्रेडिट। ना तो आप यहाँ पे रिपेयर एक्सपेंस दिखाओगे ना आप इसमें अशोक का कोई मैटर दिखाओगे। आप तो ये मानोगे कि आपने ये पैसा ओनर को दिया है। तो 25 ऑफ मार्च को इसकी एंट्री बनेगी ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना पैसा? 4,000 पेड फॉर रिपेयर ऑफ गणेश रेजिडेंशियल हाउस। गणेश के घर की रिपेयर के लिए पैसा पे किया। इसके बाद 28 ऑफ मार्च को नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कहता है कि पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल 1800 और मिसलेनियस एक्सपेंस 120। किसका खर्चा है? बिजनेस का। कहीं पर भी ओनर का जिक्र नहीं। देखो नॉर्मली कह रहा है कि 1800 रुपीज तो आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल के दिए और 120 आपने मिसलेनियस एक्सपेंस, जिनको पर्टिकुलर कोई नाम नहीं दिया गया। कई बार कहते थे ना 100 रुपए इधर उधर खर्च हो गए। इधर उधर क्या होता है? इधर उधर का मतलब मिसलेनियस, जिनका कोई पर्टिकुलर हिसाब मेंटेन ना किया जाए। तो इसमें एक्सपेंस है, एक्सपेंस को करोगे डेबिट और कैश जा रहा है, कैश को करोगे क्रेडिट। भाई एक तो 2800 रुपीज तो आपने इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस के दिए, तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। 120 रुपीज आपने मिसलेनियस एक्सपेंस के दिए, तो मिसलेनियस
एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस है 1800, मिसलेनियस एक्सपेंस है 120 और टोटल पेमेंट है 1920। ठीक, इसके बाद आगे कह रहे हैं सैलरी अनपेड 15,000, रेंट ड्यू टू लैंडलॉर्ड, ड्यू का मतलब है देना है, दिया नहीं है, तो ये भी एक प्रकार का आउटस्टैंडिंग रेंट है। देखो ये कह रहा है कि 15,000 की सैलरी अनपेड है। अनपेड सैलरी का मतलब ड्यू हो गई, दी नहीं है। अगर दे देते तो एंट्री होती सैलरी टू कैश, नहीं दी, खर्चा तो हो गया, सैलरी को करोगे डेबिट, वो पैसा भी देना है तो आउटस्टैंडिंग सैलरी को करोगे क्रेडिट, एंट्री बनेगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। इसी प्रकार रेंट आपका ड्यू है, आपने पे नहीं किया, यानी कि इसको भी कहेंगे आउटस्टैंडिंग रेंट, तो इसकी एंट्री बनेगी रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट। अलग अलग करो, अलग अलग कर दो, एक साथ मिलाकर एंट्री करना चाहते हो 31 मार्च को सैलरी खर्चा है, सैलरी अकाउंट डेबिट, रेंट एक्सपेंस है, रेंट अकाउंट डेबिट टू, दोनों की वजह से लायबिलिटी क्रिएट हो रही है। कौन कौन सी लायबिलिटी? एक तो आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट और एक आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट। रेंट अकाउंट बेटा सैलरी कितनी आउटस्टैंडिंग थी? 15,000, रेंट कितना आउटस्टैंडिंग है? 3,000, तो सैलरी आउटस्टैंडिंग में 15,000, रेंट आउटस्टैंडिंग में 3,000, या नरेशन में लिख देंगे सैलरी एंड रेंट ड्यू बट नॉट पेड, यानी कि सैलरी और रेंट ड्यू हो गया, पे नहीं किया। ठीक, इसके बाद लास्ट पॉइंट कह रहे हैं प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ₹2 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 2 लाख रुपए पे, 2 लाख कैपिटल है, 2 लाख का इंटरेस्ट नहीं है, एट द रेट ऑफ 8%, तो 2 लाख पे 2 लाख पे 8% इंटरेस्ट देना है। लेकिन ये कह रहे 8% पर एनम, अगर पूरे साल ये पैसा यूज करते तो 8%, लेकिन ये कह रहा है फ्रॉम 1 अप्रैल 2016 टू 31 मार्च 2017। भाई 1 अप्रैल 2016 से अगर हम 31 मार्च 2017 तक का टाइम पीरियड काउंट करें तो कंप्लीट 1 ईयर बैठता है। 2 लाख पर 8% इंटरेस्ट देने और पूरे साल के लिए, तो पूरे साल के लिए कोई मंथ लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर 7 मंथ होता तो आप इंटू में 7/12 कर देते, 5 होता तो 5/12 कर देते, लेकिन पूरे एक साल के लिए 12/12 करोगे तो 12/12 का मतलब 1 होता है, 1 से मल्टीप्लाई करने का कोई फायदा नहीं होता। ठीक है, तो 2 लाख पे 8% इंटरेस्ट प्रोवाइड करना है पूरे साल का, तो कितने का इंटरेस्ट बनेगा? 16,000 रुपीज इंटरेस्ट बनेगा। अब 2 लाख पे 8% 16,000 का इंटरेस्ट आपको ओनर को देना है, क्या एंट्री बनेगी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मैंने बताया था कैश में पे नहीं करते, इट विल बी एडेड इन द कैपिटल ऑफ ओनर। भाई एक तरफ तो हमारे लिए एक्सपेंस है जिसको करोगे डेबिट, सेकेंडली कैपिटल का बैलेंस बढ़ेगा तो कैपिटल को क्या कर दोगे? क्रेडिट। 31 मार्च को एंट्री बनेगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कितना अमाउंट? 16,000। इंटरेस्ट प्रोवाइडेड ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 8%, 8% इंटरेस्ट प्रोवाइड किया गया कैपिटल। क्लियर बेटा? तो दीज आर सम ट्रांजेक्शन, दीज आर सम जर्नल एंट्री। देखो बेटा 2 क्वेश्चंस मैंने किए, वैसे लगभग एंट्री सारी हो चुकी है, लेकिन कुछ 1-2 एंट्रीज और दिख रही है आगे की क्वेश्चंस में, तो चलो एक बार कल का दिन और ले लेंगे और उसमें केवल वो एंट्रीज करवाएंगे जो न्यू है, ओल्ड एंट्रीज को हम स्किप करेंगे। ठीक है, बाकी आप लोग करके देखिए, अगर डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हैं। ओके बेटा, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।